नमस्कार। डिजाना विशेष में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। देश में ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस इस वक्त ऊहापोह के दौर से गुजर रही है। जहां 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, वहां कांग्रेस केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में अपनी दमदार उपस्थिति के साथ मौजूद है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौतियां दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस में मतभेद खुलकर सामने आए हैं। गोडसे को लेकर, गांधीवादी को लेकर एक दो विचारधाराएं कांग्रेस में आमने सामने हैं। हाल ही में एक नेता का कांग्रेस से निष्कासन भी हुआ है, माणक अग्रवाल जी का। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा में और विधानसभा के बाहर एक नेता ऐसा भी है जो अपने धारदार वक्तव्यों से और अपने तीखे तेवरों से कांग्रेस का किला लड़ा रहा है। मैं बात कर रहा हूं सज्जन सिंह वर्मा की। पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं और इस वक्त मध्य प्रदेश की कांग्रेस की लगभग सारी कमान कमलनाथ जी के बिहाफ पर वे संभाल रहे हैं। उन्होंने बहुत तीखे तेवर दिखाते हुए विधानसभा में कहा था कि मध्य प्रदेश में अफसरों का माफिया सक्रिय है। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा के बाहर भी वो खड़े होकर कह रहे हैं कि अगर कोई गोडसेवादी गांधीवादी बनना चाहता है तो इसमें बुराई क्या है। आइए बात करते हैं सज्जन सिंह वर्मा से। वर्मा जी, आपका बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। विधानसभा में आपका एक वक्तव्य बड़ा चर्चित रहा और वो वक्तव्य मैं समझता हूँ बहुत क्रांतिकारी भी है। 50 साल के 60 साल के मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार विधानसभा में किसी विधायक ने कहा कि राज्य में नौकरशाही एक माफिया के रूप में स्थापित हो गई है। बिल्कुल, देखिए, असल में बात ये है कि एक मुख्यमंत्री को बार बार इंदौर आके ये बोलना पड़ता है कि मैं भू माफियाओं को ज़मीन में गाड़ दूंगा, महिलाओं के साथ अपराध करने वाले को उल्टा लटका दूंगा। 3 बार की यात्रा में ये बोलना पड़ता है। इसका मतलब है कि अधिकारी आपकी सुन नहीं रहे। बात ये है कि यहाँ से ज़्यादा अपराध ग्वालियर, भिंड, मुरैना इस तरफ हो रहे हैं। रोज़ माइनिंग अधिकारी, वन अधिकारी इन पे गोलियाँ चला रहे हैं, डंपर चढ़ा दे रहे हैं। वहाँ जाके आप बोल नहीं पा रहे हो तो अधिकारी निरंकुश है। जब सुप्रीम कोर्ट इस बात को कोट कर दे, एक मुख्यमंत्री के लिए कलंक की बात होती है कि मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार नहीं चला रही, ये माफिया, ये असामाजिक तत्व सरकार चला रही, सरकार नहीं चल रही, संविधान के अनुसार सरकार नहीं चल रही। इससे बड़ा कलंक क्या लगेगा। इसलिए यदि मैंने कहा कि अफसर हावी हो गए, राजनेताओं पे अफसर हावी हैं और वो जो नीति बना रहे हैं प्रदेश में, वही नीतियां बन रही जो जनता के हितों पे कुठाराघात करती। मेरा ये मंतव्य। आप एक जिक्र कर रहे थे एक रोड का, एक सुपर एक्सप्रेस का जो भोपाल से इंदौर के बीच में बनने वाला है। और उस संदर्भ में आपने कहा कि जो काम 300 करोड़ रुपए में हो सकता है उसके लिए 6000 करोड़ रुपए क्यों खर्च करना। और आपने कहा कि उस रोड को इसलिए अधिकारी बनाना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे अधिकारियों ने उसके आसपास की जमीनें खरीद दी। बिल्कुल, 5,5-6 हजार करोड़ की लागत से इंदौर से भोपाल एक नया रोड बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जबकि हमारा एग्जिस्टिंग रोड ऑलरेडी बहुत अच्छा बना है, 4 लेन है। हमने कहा कि हमने लैंड एक्वायर कर रखी है, ज़मीन अधिकृत कर रखी है। आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था तो मुझे तो उसकी सारी बारीकी पता है। तो मैंने कहा कि भाई 500 करोड़ हमारे पास पड़े हैं, जो नए रोड आप सोच रहे हो उसके लैंड एक्विजिशन के 300-400 करोड़ और मिला दो तो जो वर्तमान में इंदौर भोपाल रोड है 2 लेन उसमें और बन जाएगी। ज़मीन अधिग्रहण का खर्चा भी नहीं, कुछ नहीं लगेगा। चूँकि जो नया रोड ये बना रहे हैं एक्सप्रेस वे इंदौर भोपाल, तो उसमें कई IAS अधिकारियों ने, इंदौर के और भोपाल के कई बड़े राजनेताओं ने हजारों एकड़ जमीन खरीद रखी है। इसलिए आप जनता के पैसे की बर्बादी करना चाहते हो। यार फायदा क्या होगा? हजारों एकड़ जमीन खरीदी, फायदा क्या? उनके रोड, उनकी एक जमीन पे से रोड निकले वाली है। देखिए, एक जंगल की जमीन पड़ी है, कृषि भी नहीं हो पा रही जिस जमीन पे, यदि वहाँ से फास्ट ट्रैक रोड निकलता है जहाँ सैटेलाइट टाउनशिप डेवलप होंगी, औद्योगिक क्षेत्र डेवलप होंगे, तो जमीन तो सोने के भाव बिकेगी। ये कोड़ियों के दाम खरीदिए, सोने के दाम जी बिल्कुल। ये इसलिए मेरा आरोप था कि क्यों धन की बर्बादी कर रहे हो। एग्जिस्टिंग रोड जो है वो बढ़िया है, 800 करोड़ में 2 लेन और बन जाएगा, 500 पड़े 300 और मिला। संजय भाई, आपको अगर इतनी जानकारी है कि अधिकारियों ने, नेताओं ने जमीनें खरीद रखी, तो आपके पास उनके नाम भी होंगे। देखिए, नाम का खुलासा इसलिए राजनीति में नहीं करना चाहिए कि वे मनस्ता
बढ़ती है। यदि आप ईमानदारी से पता लगाएंगे कोई खोजी पत्रकार, तो 1 मिनट में पता चल जाए किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर, कोई राजनेता, इंदौर के, भोपाल के राजनेता, आईएएस अधिकारी जिनके पास इस जमीन का नक्शा था कि ये रोड यहाँ से निकलेगा, तो तथाकथित लोग हैं, मैं नाम लेना मैं ठीक नहीं समझता। जिस दिन मौका आएगा उस दिन नाम का खुलासा भी कर देंगे। पर ये रोड नहीं बनना चाहिए। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा बर्बाद मत करो, 6,000 करो। विधानसभा कल अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। लोकसभा चल रही है, विधानसभा चलने में क्या परेशानी? कोरोना पूरे देश में है, लोकसभा में चल रहे हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, तमिलनाडु में हो रहे हैं, असम में हो रहे हैं, पुडुचेरी में हो रहे हैं। विधानसभा चलने में क्या परेशानी? आप भी मान जाते हैं, कांग्रेस भी मान जाती है। प्रतीक भाई, ये गलत बात बीजेपी ने उड़ाई है, शिवराज सिंह चौहान ने। हम लोग कतई नहीं माने। मैं खुद बैठक में था, परसों हम लोगों की बैठक हुई थी, उसमें इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं था। बात ये है कि शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल को आप विधानसभा के अंदर उठा के देख लीजिए। जनहित के मुद्दों से भागने वाला मुख्यमंत्री, कभी भी इतने 15 सालों में विधानसभा का पूरा सत्र नहीं चला पाया ये व्यक्ति, क्योंकि जनहित के मुद्दों का जवाब दे नहीं पाता। दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, 2.5 महीने, उस समय भी हम मंत्री थे, 2.5 महीने हमने विधानसभा का सत्र चलाया कि एक एक विधायक अपनी बात कह सके, अपने क्षेत्र की समस्या है। तो जनहित के लिए तो बनी है विधानसभा कि जनहित के मुद्दों पे बात हो, उनका निराकरण हो। पर शिवराज चौहान पलायनवादी मुख्यमंत्री है। विधानसभा टालने में क्या फायदा हो सकता है? देखिए, पैसा कौड़ी है नहीं, खजाना खाली पड़ा है। तो शिवराज जी तो यहाँ इंदौर में क्या गया कि मामा के पास बहुत पैसा है, पैसा कमी नहीं है। इनका इतिहास भूगोल में बता देता हूँ प्रतीक भाई। 10 महीने का कार्यकाल अभी हुआ इस सरकार का, 12 बार वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लिया शिवराज चौहान ने। 10 महीने में 12 बार। कहाँ जा रहा है पैसा? कितने हजार करोड़? ये पहुंच गया है 2,15,000 करोड़ के पार हो गया है। 2,15,000 करोड़ के पार हो गया है। कर्ज का बोझ जनता पे तुम मलाई खा रहे हो। जनता के माथे आखिर जनता को ही तो भरना पड़ेगा। उसकी गाड़ी कमाई पे आप डाका डाल रहे हो, आप योजनाएं घोषित कर रहे हो, आपका पैसा है नहीं, और ये कर्ज ले रहे हो तो पैसा जा कर रहा है। मुख्यमंत्री जी ने तो अभी नगरोदय योजना जो घोषित की, चुनाव होने वाले थे, वो तो हाईकोर्ट के स्टे आ गए, तो उन्होंने 5,700 करोड़ रुपए की लगभग कहा कि ये कार्य पूरे मध्य प्रदेश में अगले 5 सालों में होंगे। तो पैसा तो है नहीं, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल नहीं है। चलिए मैं आपको कहता हूँ, किसी ठेकेदार को कहिए कि ये सड़क का ठेका ले ले। अभी पीडब्ल्यूडी का बजट है ना सड़कों का, कोई ठेका लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि पिछले बिल उनके पेमेंट नहीं हो रहे हैं। तो नई सड़कों का काम कहाँ से लेगा? लोग हमें बोलते हैं भैया अरे फ़ोन लगा दो ना, ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। मैंने भैया तुम्हारी सरकार है, उससे कहो कि पेमेंट तो करे, पार्ट पेमेंट कर दे। तो हालात ये हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और कि मामा का भंडार भरा है। इतने बुरे हालात हैं कि मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी पहले कभी खराब नहीं रही। विधानसभा में आपकी बात छोड़ दें, एक आध विधायक और गोविंद सिंह जी की बात छोड़ दें, तो ज्यादातर विधायक आपके बीजेपी को घेर नहीं पाते। आपके नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी वो विधानसभा में ही नहीं रहते, उनकी अनुपस्थिति में आपको, विजयलक्ष्मी को, बाला बच्चन को कमान संभालना पड़ता है। नहीं, ऐसा है, असल में कमलनाथ जी बड़े लीडर हैं, बड़े नेता हैं, और इस समय पूरे भारत में 5 राज्यों में चुनाव है जहां कमलनाथ जी की भूमिका बड़ी अहम है, और हाईकमान उनसे बार बार सलाह लेता है। उन्हें जैसे अभी तमिलनाडु भेजना पड़ा, कर्नाटक भेजना पड़ा, बंगाल के स्टार प्रचारक हैं। जी हाँ, तो उनकी भूमिका अलग है। और यहाँ पे सेकंड लाइन, हम लोग काफ़ी सेकंड लाइन में बहुत मजबूत लोग हैं। आरिफ अकील, डॉक्टर गोविंद सिंह, सज्जन वर्मा, NP प्रजापति, विजयलक्ष्मी साधो, KP सिंह, लक्ष्मण सिंह, कांतिलाल भूरिया, ये हम फ्रंट रो में बैठते हैं और दमदारी से चलाते हैं। गोडसे गांधी को लेकर बड़ा विवाद हो गया आपकी कांग्रेस में। माणक अग्रवाल जी को बाहर निकाल दिया। माणक अग्रवाल जी ने जो मुद्दा उठाया था, वो मुद्दा तो लक्ष्मण सिंह ने भी उठाया था, अरुण यादव ने भी उठाया था, सुभाष सोजतिया ने भी उठाया था, और मीनाक्षी नटराजन ने उठाया था।
बलि का बकरा केवल आपने माणक अग्रवाल को क्यों बनाया? सीधा आरोप हाई कमान पे किसी नेता ने नहीं लगाया। माणक अग्रवाल जी ने सीधा आरोप मध्य प्रदेश के हाईकमान पे लगाया। देखिए, मैं प्रतीक श्रीवास्तव, मेरे सामने बैठे हैं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव, मैं उनको कहता हूँ कि ये हरा रंग है, उन्होंने मान लिया कि हरा रंग है। हम यही तो चाहते हैं कि हमारी गांधी की विचारधारा को लोग आत्मसात करें। गांधी की विचारधारा यदि गोडसे का अनुयायी मानता है तो ये तो हमारी उपलब्धि है, उसे लेने में हमें आपत्ति क्या है? भाई, हमें तो खुशी होना चाहिए कि हमारे बापू महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा का मार्ग दिखा के इतनी बड़ी आज़ादी दिलाई, और जो सिद्धांत उन्होंने जीवन के प्रतिपादित किए उनको गोडसे का मानने वाला आत्मसात कर रहा है, तो यही तो उपलब्धि। और दुनिया में हम चाहते क्या है कि सत्य हिंसा के मार्ग को माने। सवाल ये है सचिन भाई, अरुण यादव पर कार्रवाई क्यों नहीं, लक्ष्मण सिंह पे कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए, अरुण यादव के पिताजी मुख्यमंत्री थे, लक्ष्मण सिंह के भाई उप मुख्यमंत्री थे, तो बेचारे उनको बड़े नेताओं छोड़ दिया, गरीब को मार दिया। आगे अरुण यादव ने कमलनाथ जी के साथ बैठक कर दी, कमलनाथ जी पे सीधे आरोप नहीं लगाए। लक्ष्मण सिंह जी ने अपनी बात कह दी, वो कहते हैं जैसा मैं कभी कभी कहता हूँ वो भी कहते हैं, पर वो भी कमलनाथ जी से बैठ के उन्होंने बात कर ली कि उनका मंतव्य क्या था, वो समझ नहीं पाए। अरे भाई, हम किसी को अपनी बात मनवा रहे हैं और वो मान रहा है, तो इससे बड़ी हमारी उपलब्धि और क्या हो सकती है? भाई, ये वक्त तो भाजपा से लड़ने का है, आप आपस में लड़ रहे हो। अब वो माणक अग्रवाल जी कह रहे हैं कि मैं तो एआईसीसी का मेंबर हूँ, कमलनाथ को अधिकार ही नहीं है मुझे निकालने का। चयनित है वो, चुनाव प्रक्रिया से आए हुए नहीं है, मनोनीत है। तो आप जाके भाई वहाँ सोनिया गांधी के घर इतने साल से आप, चलिए मैं प्रतीक भाई एआईसीसी के मान लीजिए आप महान सदस्य हैं, इन 6 साल के अंदर आप उनकी भूमिका को बता दीजिए मुझे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए माणक अग्रवाल कहीं परिदृश्य में दिखे आपको? क्या किसी चुनाव अभियान में अपनी भूमिका उन्होंने दिखाई क्या? एआईसीसी के मेंबर का पद लेके बैठ जाना तो एक किसी बेचारे सही राजनेता के हितों पे कुठाराघात कर रहे हो। पद लेके बैठ गए कोठरी में अपनी जाके। एक अच्छा व्यक्ति जो काम करता है कांग्रेस के लिए, मरता है यदि वो एआईसीसी मेंबर हो तो और ऊर्जा के साथ काम करता है। 6 साल में इनकी भूमिका कहीं नहीं दिखी। चर्चा ये भी कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की बन नहीं रही है, दोनों की राह अलग हो गई है। ऐसे नहीं, देखिए फेविकोल का जो जोड़ था उसमें दरार पड़ गई है। प्रतीक भाई, ये दोनों एक हैं, अटूट रिश्ता है, अटूट संबंध है। सज्जन वर्मा कितनी भी बात कर लें या कोई और नेता कितनी भी बात कर ले, उनमें दरार डालने की कोशिश कर ले, परिलक्षित कुछ भी होता हो, पर मैं तो इतना नज़दीक रहता हूँ, ये अकाट्य लोग हैं, एक दूसरे की बात को काटते नहीं हैं, इशारे में समझते हैं। इतने लंबे वर्षों का राजनीतिक रिश्ता संभव ही नहीं है कि उसमें दरार पड़े या टूट जाए। अपनी अपनी भूमिकाएं दोनों ने, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने बिल्कुल कर ली हैं, सीमाएं कि ये मेरी और ये मेरी, हम एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़े, प्रदेश को और कांग्रेस को आगे बढ़ा। मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है, क्योंकि आप इस वक्त मध्य प्रदेश के सबसे बड़े केबल नेटवर्क पर बैठे हुए हैं, आप कमलनाथ जी की बहुत खास किचन कैबिनेट के सदस्य, सबसे नजदीकी आदमी, मगर दिग्विजय सिंह जी की आपकी बनती नहीं है। लगातार आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ बहुत बड़े बड़े बयान आए, ये कौन सी इक्वेशन है? ये भी कोई खेल है क्या? ये भी आज एक, मैं चाहूंगा कि आज इसका बहुत साफ साफ खुलासा आप करें, आप स्पष्टवादी हैं, मैं चाहूंगा कि ये राज आज बाहर आना चाहिए। कहीं ना कहीं मत विभिन्नता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी और दिग्विजय सिंह की? हाँ, मेरे बड़े नेता हैं, मेरी पार्टी के बड़े नेता हैं। देखिए, हम तो, अब मुझे आज जाति का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए पर मैं करूँगा। मैं तो दलित वर्ग से आता हूँ, बहुत मेहनत करके ऊपर उठे हम लोग, कोई चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए या कोई ऐसा नहीं है। खूब कठोर मेहनत करी है। जो व्यक्ति 1977 में इंदौर यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बन गया हो, जहाँ पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के यूनिवर्सिटी हारी थी, मैं अकेला जीता था, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ के आए हम।
यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट, पार्षद, एमएलए, सांसद, कई बार मंत्री, इस स्तर के नेता ने हम जैसे वर्ग के लोगों पे आश्रय रखना चाहिए, आशीर्वाद का हाथ रखना चाहिए, जो मुझे महसूस शायद नहीं हुआ। मुझे कुछ और लगता है तो मेरी तल्खियत बाहर आ जाती है। इन सब बातों के बाद भी मेरे बड़े नेता हैं और हमेशा मैं आशीर्वाद चाहूँगा कि एक बड़े भाई का आशीर्वाद तो कम से कम छोटे भाई पर है। इतने साल का राजनीतिक सफ़र है, संबंध है। कमलनाथ जी तो आपको बहुत तवज्जो देते हैं और अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि कमलनाथ जी जब से दिल्ली में व्यस्त हुए, सज्जन वर्मा ही मध्य प्रदेश की कांग्रेस संभाल रहे हैं, सज्जन वर्मा ही विधानसभा में किला लड़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है प्रतीक भाई, चूँकि मेरा क्षेत्र विधानसभा का, मैं इंदौर से भी 1-1.5 घंटे में पहुंच जाता हूं, भोपाल से भी 1-1.5 घंटे में बीच में है, और रोज़ 2-3 दिन मेरे क्षेत्र का दौरा मैं कर लेता हूं। अभी जो हमारे दूसरे लीडर हैं, मंत्री जो थे अब भूतपूर्व हो गए, ये अपने क्षेत्रों में व्यस्त है। चूँकि कमलनाथ जी के साथ रहते हुए संपूर्ण प्रदेश के छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, व्यक्तिगत संबंध है। तो यदि कमलनाथ जी दिल्ली हैं या अन्य राज्य के दौरे पे गए हैं तो मैं भोपाल में बैठ के उन्हें कमलनाथ जी की कमी ना खले, उनके दुख दर्द को मैं बांट लेता हूँ। जो समस्या कोई दमोह से आ रहा है, कोई रीवा से आ रहा है, कोई शहडोल से, मैं उन कामों को लेके जब कमलनाथ जी लौटते हैं, हम लोगों की मीटिंग होती, तब मैं वो बात परोसता हूँ कि इस ज़िले में ये होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए, ये सुझाव आए हैं। तो एक सहारा सा भोपाल में समन्वय और सेतु का काम आप कर रहे हैं। जी, हम वही काम कर रहा हूँ। मैं कोई बड़ा नेता बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। नहीं, बड़े नेता तो आप हैं नहीं, बनने की कोशिश करने क्या, आप तो ऑलरेडी बड़े नेता हैं। तो एक सेतु बन के लोगों को आते हैं, कमलनाथ जी नहीं है, मुझसे मिले तो उनको एक संतुष्टि लगती है कि सज्जन भाई से मिल लिए, हमारी बात कमलनाथ जी और अपना हाईकमान तक पहुंच जाएगी। तो ये एक मैं समझता हूँ कि भोपाल में बैठना मेरा सार्थक हो रहा है। ये विधानसभा का उपचुनाव दमोह में होने आ रहा है। अभी 22 उपचुनाव जो हुए थे, 28 उपचुनाव जो हुए तो उसमें तो आपका प्रदर्शन बहुत खराब रहा, लेकिन अब ये जो दमोह का उपचुनाव एक होने आ रहा है, देखिए प्रतीक भाई, मैं 28 चुनाव का भी 1 मिनट आपका लूँगा। 28 चुनाव में से मात्र 1 सीट बीजेपी को चाहिए थी, बहुमत उनके पास था। कि हमारे कंगले बिके हुए जो विधायक चले गए थे तो उनके पास बहुमत था, उनको 1 सीट चाहिए थी, हमें 28 सीट चाहिए थी। देखिए जनता भी बड़ी समझदार है, वो समझ गई कि 28 के 28 सीट कांग्रेस कैसे जीत सकती है। तो वो चुनाव के जो परिणाम आए वो इफेक्टेड थे इस भावना से। दूसरी बात, मैं ईवीएम पे फिर सवाल उठाऊंगा। एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में होने वाला सर्वदलीय, जब विकसित राष्ट्र अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड ये ईवीएम मशीन का त्याग कर चुके, आप तो विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र हो आप तो, जब सारे दल बोल रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ है? क्यों ईवीएम मशीन से आप चुनाव करा रहे हो? ईवीएम मशीन का बड़े कई जादूगर हमसे मिल चुके हैं, जादूगर आप तो चुनाव जीते भी ईवीएम के, हाँ, देखिए 3 विधानसभा नरेंद्र मोदी जी ने इसलिए जिताए थे कि उनको लोकसभा जीतना थी, ताकि लोग उंगली ना उठाएं कि यदि 3 विधानसभा बीजेपी जीत जाती तो देश की जनता समझ जाती कि पूरा खेल ईवीएम का इन 3 राज्यों से नरेंद्र मोदी को मतलब नहीं था। झारखंड भी आप कांग्रेस जीती, झारखंड में कांग्रेस, भाजपा हारी, महाराष्ट्र में भाजपा हारी। मैं जवाब दे रहा हूँ, हम जीते ना विधानसभा, हम में ऐसी क्या बुराई आ गई 4-6 महीने में? 4 महीने बाद चुनाव थे कि लोकसभा हम 29 में से 28 हार गए। देखिए बड़ा जादू का खेल है। क्यों हार गए? कि हम 4 महीने में बुरे हो गए? जनता ने हमारी सरकार बनाई मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, सारी की सारी सीटें हम हार गए 3 राज्यों में। ये प्रश्न चिन्ह लगता है। हमसे इस चुनाव में ईवीएम के जादूगर मिले थे। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा हूँ, क्या कहते हैं जादूगर? उन्होंने तो कहा कि
आप हमें ठेका दे दीजिए, 28 के 28 सीट जिता के बताएंगे। आप तो कमरे से हमको तब बाहर निकालना जब शाम को 28 सीट का रिजल्ट आ जाए, तब पैसे देना। कमलनाथ जी से मैंने बात की, बोला नहीं, लोकतंत्र पे कलंक लगाया है बीजेपी ने, विधायक खरीद के सरकार बनाई है, मैं ये कलंक अपने माथे पे नहीं लूँगा। अपने खुद के कार्यकलापों से हम क्या जीतना वो जादूगर बाहर से ईवीएम को बिना हाथ लगाए छेड़छाड़ कर बिल्कुल सकते? बिल्कुल 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 बिल्कुल। चुनाव आयोग ने कहा था कि आप ऐसा आके सिद्ध करें, पर कोई आया नहीं। अब हम तो अभी इन चुनाव की बात कर रहे हैं जो हाल ही में हुए, हमारे तो अब संपर्क में आए। आपके एक और मंत्री ये हैं वही लोग सौरभ थे, जी। उन्होंने ये भी कहा कि हम उनके बंधुआ मजदूर हैं बीजेपी के, हमें जनरल इलेक्शन में छूट नहीं है, उपचुनाव में हमें छूट है कि हम जा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वरना हम उनके किले से बाहर नहीं निकल सकते। और लोकसभा चुनाव में तो बिल्कुल नहीं निकल सकते। पॉसिबल ही नहीं। उन्होंने भय भी बताया, उन्होंने उपचुनाव में कोई प्रतिबंध नहीं है, ना कोई दबाव है, हमने नहीं करा तो बीजेपी वालों कपिल ने सिब्बल करवाया। ने अमेरिका जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की ईवीएम के खिलाफ, और कपिल सिब्बल ने इसके बारे में कहा कि छेड़छाड़ हो सकती है, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं कर पाती। अगर सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं आप जाते इस लड़ाई को लड़ते? देखिए, अब मैं बोलूँगा तो मुझ पर केस लग जाएगा। ऐसी कौन सी संस्था है केंद्र की जो नरेंद्र मोदी साहब की जेब में नहीं है? सीबीआई, सीवीसी, इनकम टैक्स। अब न्यायपालिका के बारे में बोलेंगे तो हम भी और लोग केस लगा देंगे कि न्यायपालिका को ऐसा बोला। वो जो चाहते हैं वो फैसला तो करा लेते हैं। अभी चुनाव नगर पालिका नगर निगम के बीजेपी ने 1 मिनट में इशारा किया, वो फैसला आ गया कि अभी रोटेशन का पालन नहीं हुआ, सही आरक्षण नहीं हुआ, ये चुनाव गए अक्टूबर तक। इसलिए कि अभी डीजल, पेट्रोल, गैस के भाव बहुत बढ़े, तुअर की दाल और खाने का तेल देख लो, महंगाई सर चढ़ के बोल रही है। बीजेपी समझ गई कि अभी चुनाव नहीं कराना चाहिए, तो जो इशारा होता है वैसा निर्णय आ जाता है। क्या क्या सहारा लें हम सुप्रीम कोर्ट का? न्यायपालिका दबाव में अब मैं संबंध अच्छे होंगे केंद्रीय बीजेपी के नेतृत्व के और न्यायपालिका के संबंध अच्छे होंगे। अब जो देखिए न्यायपालिका के आप निर्णय देख लीजिए उठा के जो आ रहे हैं, उनसे आपको पता चल जाएगा कि क्या वस्तु स्थिति। शिवराज जी माफियाओं के खिलाफ बड़ा तेज अभियान चला रहे हैं, कह रहे हैं टाइगर शिकार पे निकला है, कह रहे हैं कि मामा का मूड बदला हुआ, मामा इस दिनों फार्म में चल रहे हैं, और लगातार माफिया के खिलाफ एक अभियान चलाया उन्होंने। अब इंदौर की अगर बात करूं तो जिन लोगों को 25, 30, 35 साल से प्लाट नहीं मिला तो उनको प्लाट के कब्जे मिल रहे हैं, ये तो आपको अच्छा लग रहा होगा ना, इसका तो समर्थन करेंगे ना आप? प्रतीक भाई, इसकी शुरुआत किसने की? कमलनाथ जी ने की। यहाँ आके यहाँ भू माफियाओं को जेल में डलवाया, रेत माफियाओं को, बार डांस की संस्कृति को नेस्तनाबूद किया, और उन लोकेश जाटव जो कलेक्टर थे, कमलनाथ जी आए और लगभग 1500 लोगों को प्लाट के कागज देना थे, सरकार चली गई हमारी, वही पट्टे, वही प्लाट के बांट रहे। मेरा एक है ना, कुछ लोगों को दिए भी थे 15 अगस्त, हाँ दिए थे, उस 26 जनवरी दिए थे ना, मैं वही कह रहा हूँ। शुरुआत कमलनाथ ने की, बात टाइगर जिंदा है, टाइगर। अभी एक तेंदुए ने बता दिया कि तेंदुआ जिंदा है, टाइगर में तो दम नहीं है। भिंड, मुरैना, ग्वालियर में रोज, आप रोज अखबार में देखो और आपकी चैनल भी दिखा रही है, रेत माफिया डंपर ट्रैक्टर चढ़ा दे रहे हैं अधिकारियों पे, वन माफिया सरेआम गोली मार रहा है। सीहोर में हुआ है। देखिए ना, मैं अरे भिंड, मुरैना, ग्वालियर में तो रोज हो रहा है, आज भी अखबार की हेडलाइन है। वहाँ जाके क्यों दाड़ नहीं लगाते शिवराज चौहान? इंदौर की धरती उर्वरा है, यहाँ आके सब दाड़ मार के चले जाते हैं, पर होता है यहाँ भी कुछ नहीं। उर्वरा से क्या मतलब? धरती अब उर्वरा तो आप समझ लीजिए बड़ी उपजाऊ धरती है, कई मायनों में बड़ी उपजाऊ है। भिंड, मुरैना तरफ जाओ ना। अच्छा देखिए, एक बात समझ लीजिए, अब मैं बोलूँगा तो अच्छी बात नहीं है, छोटे मुँह बड़ी बात होगी। सबसे बड़े भू माफिया कहीं हैं तो ग्वालियर चंबल संभाग में, जहाँ हजारों एकड़ जमीन कब्जा कर रखी है।
मैं नाम लूंगा तो आपकी ठीक है। सरकार थी, आपके दोस्त थे, आपके मित्र थे, परिवार के, तो आपने क्यों कार्रवाई नहीं करी उस समय? देखिए 11.5 महीने की सरकार थी, लोग 15 महीने बोलते हैं, 2.5 महीने चले गए लोकसभा की आचार संहिता में, 1 महीना एक खरीद फरोख्त के उहापोह में चला गया, तो 11.5 महीना काम करने के मिले, उसमें भी मान मनोबल ये वो उन लोगों की करना पड़ी, हम लोगों की, तो अब समय कम तो था। सिंधिया जी तो बहुत लंबे समय से आपकी पार्टी में रहे, माधवराव ना, जी रहे, ज्योतिरादित्य तो जी। हमारी तब भूमाफिया नहीं थे, नहीं अब भूमाफिया हो गए। अच्छा प्रभात झा कौन सी पार्टी के? बीजेपी की ही है ना। सबसे पहले उन्होंने आवाज़ उठाई ग्वालियर भूमाफिया के शिकंजे में, है मेरे पास पूरा रिकॉर्ड रखा, उनके भाषण रखे। अभी ट्रस्ट से हटके व्यक्तिगत नाम पे जमीनें करा ली गई। किसने? जो भी बड़ा भूमाफिया वहाँ का है, शिवराज वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? नहीं, वो तो उनकी तो शिव ज्योति एक्सप्रेस है, वो तो दोनों एक है। अरे भाई मैं मानता हूँ दोनों एक हो, पर इस प्रदेश को न्याय तो दिलाओगे कि उर्वरा धरती पे आओगे, चंबल की घाटी में नहीं जाओगे? ऊबड़ खाबड़ धरती है वहाँ, डाकू जन्म लेते थे जहाँ। ये तो कांग्रेस की देन है कि डाकू समाप्त हुए। वहाँ भी तो जाके डकारो, वहाँ तो जाके चिल्लाओ कि टाइगर जिंदा है। वहाँ जमीन में किसी को गाड़ो ना, वहाँ जाती ही नहीं। एक गंभीर आरोप इन दिनों मध्य प्रदेश की राजनीति में है, मीडिया में भी है, सब जगह कि शिवराज जी और कमलनाथ जी के बीच में कुछ पैक्ट हो गया है। दोनों मंच से एक दूसरे को खूब दहाड़ते हैं, एक दूसरे को खूब तीखे हमले करते हैं, अंदर ही अंदर दोनों एक है। चाहे वो विधानसभा ना करने का मामला हो, विधानसभा टालने का मामला हो, विधानसभा वो चाहे वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनने का मामला हो, दोनों के बीच में पैक्ट हो गया। असलियत आप बता सकते हो क्योंकि आप ही कमलनाथ जी के सबसे नजदीकी हो। देखिए असल में क्या है कि कमलनाथ जी कई वर्षों तक लोकसभा के निर्वाचित सदस्य रहे हैं और प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं। लोकसभा में बड़ा दीर्घ सबसे वरिष्ठ अनुभव, सदस्य रहे। सबसे वरिष्ठ सदस्य रहे। कई उतार चढ़ाव देखे, कांग्रेस की सरकारें भी देखी, बीजेपी की सरकारें भी देखी। जब हम लोग उनसे बात करते हैं, ये सवाल आपका हमने भी बताया कि लोग ऐसा सोचते हैं। उन्होंने देखो सज्जन बाबू, लोग कुछ भी सोचें हमें उससे फ़र्क पड़ता नहीं। विपक्ष की भूमिका सकारात्मक होना चाहिए। आलोचना ही आलोचना सिर्फ विपक्ष करे, ये उसके हित में भी अच्छा नहीं है, प्रदेश के हित में भी अच्छा नहीं है। यदि कुछ निर्णय प्रदेश के हित में लिए जाते हैं तो उस पर हमारा समर्थन आवश्यक है। जहां हमें आलोचना करना है वहाँ दमदारी से आलोचना करते हैं। अब लोगों को ऐसा लगता है कि कोई प्रगाढ़ता हो गई है, तो इससे हम लोगों को इतने स्तर पे हम लोग हैं। कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है। नहीं, पर हमारा कार्यकर्ता तो मुस्तैद है। देखिए हर दिन कमलनाथ जी 19 तारीख तक अभी मध्य प्रदेश में है। हर दिन हम कई जिलों की बैठकें लेते हैं, कार्यकर्ताओं को बुला रहे हैं। अभी दमोह की बैठक रात को मैं भी था, हम लोगों ने ली। तो कार्यकर्ता डायरेक्ट जुड़ाव कमलनाथ से है। वो कमलनाथ की कार्यशैली को समझता है कि कमलनाथ एक विजन वाला लीडर मध्य प्रदेश को मिला है। दुर्भाग्य है कि 5 साल सरकार चली नहीं तो 20 साल कोई नहीं हटा पाता। सड़क पे संघर्ष कब करेंगे? इतना आपने कहा महंगाई बढ़ गई है, आपने कहा दाल तेल किराने का जो किचन का खर्चा 5,000 रुपये महीना बढ़ गया मध्यम वर्गीय का, डीजल पेट्रोल से 2,000 रुपये महीने का खर्चा बढ़ गया, रसोई गैस से 750-800 रुपये का खर्चा बढ़ गया। सड़क पर आकर अगर आप बीजेपी होती है आपकी जगह पे, मैं कह रहा हूँ सज्जन भाई, अगर बीजेपी आपकी जगह होती तो अभी प्रदेश में एग्रीड, मैं आपकी बात से प्रतीक भाई सहमत हूँ। वर्किंग में फर्क है। देखिए बीजेपी तिल का ताड़ बना देती है, समस्या इतनी कहीं रही हो तो इतनी बड़ी दर्शाती है ये बात, और उनको अधिकार है, हक है। हम विपक्ष की भूमिका को वास्तव में उस पुरजोर तरीके से आज भी नहीं निभा पा रहे। लेकिन एक बात आपको बता दूं, ऐसा कोई जिला नहीं बचा जहां हमने आंदोलन नहीं किया। कुछ जगह दिग्विजय सिंह जी गए, कुछ जगह मैं गया, संभाग मुख्यालयों पर कमलनाथ जी गए, इंदौर आए थे, रीवा गए, अभी कुछ संभागों का दौरा उनका और बन गया है। हम बड़ी बड़ी रैलियां करके आए हैं महंगाई के खिलाफ और किसान आंदोलनों के समर्थन में। अब ये दिक्कत क्या है कि हमें मीडिया कितना दिखा रहा है। आप कहो तो सोशल मीडिया पे
तमाम सारी बातें हम जहाँ जाते हैं वहाँ की चलती हैं। दिग्विजय सिंह जी रोज़ घूम रहे हैं, मैं रोज़ घूम रहा हूँ, कमलनाथ जी बड़ी बड़ी जगह जा रहे हैं। तो हमारी हर यूनिट काम करे। अभी 20 तारीख को हमारी पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा है, जिसमें लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र का सम्मान, महंगाई के खिलाफ और किसानों के समर्थन, ये चारों बातें। राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के संदर्भ में कहा कि वो अगर कांग्रेस में रहते तो अब तक मुख्यमंत्री बन जाते और भाजपा में तो बैक बेंचर बन के रह गए और अब उन्हें वापस कांग्रेस में आना पड़ेगा। तो क्या सिंधिया जी वापस कांग्रेस आने का संकेत राहुल जी दे रहे हैं? आप स्वीकार करेंगे सिंधिया जी को? देखिए, एक बात समझ ले प्रतीक भाई, लंबा अरसा राहुल गांधी जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने साथ में काम किया, कंधे से कंधा मिला के चले हैं। एक व्यक्ति, इसका भविष्य बहुत उज्जवल था। ये अलग बात है, बहुत छोटे कार्यकर्ता से लोकसभा का, संसद का चुनाव हार गए, ये अलग बात है। बहुत ही छोटे कार्यकर्ता है, के.पी. यादव से ज्योतिरादित्य सिंधिया हार गए। उस दिन से वो डिमोरलाइज हो गए। उनको संपत्ति नहीं पड़ी कि मेरे जैसा व्यक्ति एक तिनके से हार सकता है। तो उनका दिमाग उस दिन से विचलित हुआ। राहुल गांधी उनके कैलिबर को जानते थे, साथ में काम किया, तो उनके मन के कोने में दर्द था कि साल भर हो गया। कहा कि वो मेरे दोस्त थे, मेरे साथ पढ़े थे। मैं वही कह रहा हूँ कि एकमात्र ऐसा लीडर था भारत का जो मेरे बेडरूम में डायरेक्ट एंट्री थी, बिना समय लिए आ सकते और थे। 1 साल हो गया, उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है ज्योतिरादित्य को। कभी नरेंद्र मोदी के घर जाते हैं, नरेंद्र मोदी कहते भैया अमित शाह के वहाँ जाओ, अमित शाह कहते हैं JP नड्डा के वहाँ जाओ, केंद्रीय मंत्री बनने का ख्वाब था। नागपुर और भागवत जी के यहाँ भी हुआ, भागवत जी के वहाँ भी हुआ है। तो ये उनके दिल के कोने में कि यहाँ होते तो शायद मुख्यमंत्री जल्दी बन जाते, होगी कोई योजना। बात सही भी थी कि अभी तक अगर होते तो बन जाते, मतलब कमलनाथ जी को बीच में से हटा के बना दिया जाता। भाई राजनीति में सब्र भी तो है, सब्र करना था। मेरा मूल सवाल अभी भी रहेगा, मेरी बात सुनो, हाई कमान को आज भी कमलनाथ की बेहद जरूरत है। लेकिन कमलनाथ जी ने कहा कि देखो भाई, ये कलंक लगा है सरकार गिरने का। 2023 में मैं सरकार कांग्रेस की बना के कांग्रेस के कार्यकर्ता की झोले में डाल दूंगा, तब यहाँ से जाऊंगा। मेरा सवाल ये था कि उन्होंने कहा कि उन्हें कांग्रेस में आना पड़ेगा। अगर सिंधिया जी फिर कांग्रेस में आएंगे तो क्या कमलनाथ जी, सज्जन वर्मा उनको स्वीकार करेंगे? ये सवाल है, सीधा सवाल। देखिए, हाईकमान यदि निर्णय लेता है तो छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा नेता, उसे मानना ही पड़ेगा। बात ये है कि शाम का, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो इसमें क्या बुरा मानना। और कांग्रेस परिवार के व्यक्ति रहा है, और यदि हाईकमान अंगीकार करता है तो हम जैसे लोगों ने हाईकमान की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। दरवाजे तो खुले हैं। आप मानते हो उनके आने से कांग्रेस मजबूत होगी? देखिए, कांग्रेस तो मजबूत है। यदि एक साथी और आता है जो पोटेंशियल है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को मदद तो मिलेगी। और ये भावना चूंकि मेरे नेता राहुल गांधी व्यक्त कर चुके हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा। खिचड़ी पक रही है। देखिए, मेरा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कहना कि कहाँ चक्कर में पड़ गए आप। ये बड़े खतरनाक लोग हैं, ये 2 मुँहे लोग हैं। इनकी परिभाषा हर समय बदलती रहती है। अभी उन्होंने कहा बेचारे बाबूलाल गौर को, सरताज सिंह, यानी किस किस को टिकट नहीं दिया। बोले 70 पार हो गए, 75 पार हो गए। मेट्रो मैन 42 साल के, 82 साल के, सॉरी, उनको टिकट दे दिया। दोहरे येदियुरप्पा 82 साल के, कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा। इनके मापदंड, परिभाषाएं हर पल बदलती हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग, जब आप इस तरह की बात करते हैं सिंधिया जी से, कहाँ चक्कर में पड़ गए, दोहरे लोग हैं, वो क्या प्रतिक्रिया करते हैं? अब उनको प्रतिक्रिया, आप भी उनके नजदीक थे, कमलनाथ जी के होने के बाद उनके नजदीक थे। आपने क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव जिताने में मदद करी है उनकी। बिल्कुल, और बहुत अच्छे लीडर, बहुत पोटेंशियल, जिसमें बहुत
कैलिबर वाला लीडर हमारे ज्योतिराज सिंधिया जी थे। मैं कंधा से कंधा मिला के एमपीसी के चुनाव में उनके साथ रहता था। कोई जरूरत था कि मेरे कांग्रेस का बड़ा नेता उसे हार गम उन्हें आप देखना देवास पड़े। क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। मैं वहाँ से वोट डालने आता हूँ। जी जी। देवास का वोट मैं डालता हूँ आके उज्जैन संभाग एमपीसी भी में। आपके पास था। तो बात यही थी कि मेरा मन लगा हुआ था। तो फिर सिंधिया जी क्या कहते हैं जब आप उनको ये नहीं बताते देखिए, हैं मैं प्रतीक भैया मेरी बात शुरू की सुन नहीं पाए। ज्योतिराज सिंधिया क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि एक पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता कांग्रेस का वो उन्हें लोकसभा का चुनाव हरा देगा, उनके खिलाफ चुनाव बीजेपी से लड़े? तो वो एक फ्रस्ट्रेशन वो था। उनके आपने दिमाग जब में उनसे ये कहा कि आप कहाँ हैं, लोगों के चक्कर में पड़ गए, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? अब वो इतने उच्च विचारों के लोग हैं, ये इनकी था पाना बड़ा मुश्किल है। आपकी बातों की भी था पाना बहुत मुश्किल है। बहुत धन्यवाद सज्जन वर्मा साहब। सज्जन वर्मा साहब इशारों इशारों में बहुत सारी बातें कह गए। इशारों इशारों में वो कहते हैं कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ है कि ये जो सारा विवाद दिख रहा है ये दिखावा है। इशारों इशारों में वो कहते हैं कि अगर सिंधिया जी आ जाएंगे तो आ जाएं। बता भी रहे हैं कि कुछ खिचड़ी पक रही है सिंधिया जी और कांग्रेस हाईकमान के ऊपर। इशारों इशारों में कहते हैं कि इंदौर बहुत उर्वरा भूमि है। इशारों इशारों में कहते हैं कि लोगों ने भोपाल सुपर वे एक्सप्रेस क्यों बनवाना चाहते हैं। तो आज की पूरी बात एक इशारों इशारों में कह गए। समझने वाला समझ जाए। राज को राज रहने दीजिए, ये वाला एक आज अंदाज सज्जन वर्मा का देखने को मिला, जो बहुत मेरे लिए तो बहुत ही सरप्राइजिंग है, क्योंकि सज्जन वर्मा बहुत ही स्पष्टवादी और मुंह पर साफ कहने वाले लोग हैं। लेकिन आज बदले हुए अंदाज में उन्होंने राज को राज रहने वाले अंदाज में इशारों इशारों में बात कही। तो इन इशारों का आप मतलब निकालिए, मंतव्य निकालिए। राजनीति में वो नहीं होता है जो दिखाई देता है, और जो दिखाई देता है वो नहीं होता है। कई बातें नहीं कही कहकर भी कह ली जाती हैं, और कई बातें कहकर भी बिन कही रह जाती हैं। तो आज का हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताइए। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।